आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 25 सितंबर तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। 15 अक्टूबर को शुरू होगा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण। 2 चरणों में पूरा होगा अभियान। मुख्यमंत्री धामी का बड़ा आदेश। आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही हो सकेंगे शामिल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों के लंबित प्रकरणों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मंत्री ने 2 दिन के भीतर उचित मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में कुबाऊ का विषय व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। केदारनाथ आपदा प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ की राहत को जारी सीएम धामी ने दिए निर्देश। महिलाओं को 50% सब्सिडी पर वाहन देगी सरकार। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, नैनीताल से योजना की शुरुआत। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और हल्द्वानी से खबर है, जहां पर हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों सहित यहां विराजमान अधिकारियों का हाल ये है कि आम जनता के सवालों का जवाब तो छोड़िए, मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी पर उतर आए हैं। अन्य कार्यों के लिए मेडिकल बनवाने से लेकर अन्य जानकारियां लेने पहुंचने वाले लोगों को, इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को बेरुखी मिजाज और उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिसकी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से अस्पताल में फैली अनियमितताओं को लेकर बातचीत की है। नमस्कार, मैं के न्यूज इस टाइम में हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में, जहाँ पे अनियमितताओं की बात की जाए, तमाम अनियमितताएं बेस हॉस्पिटल में आखिरकार क्यों अधिकारी इतने अफसरशाही हो गए हैं कि लोगों की बात तो छोड़े, अपनी एसीओ की हवा खाने तक एसी में लगातार सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस प्रकार अधिकारी एसीओ की हवा खाने तक सीमित है और अधिकारी से अगर कभी कोई बात करनी चाहे, हॉस्पिटल के विषय में कुछ बात करें, वो कहीं ना कहीं इन सब में बचते हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातें की, ये सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, क्या इनको दिक्कत हो रही है, इन्हीं से पूछते हैं। सर, किन किन दिक्कतों आपका हॉस्पिटल में आके सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब महिलाओं को उत्तराखंड में आरक्षण 30%, अलग अलग 10-10% विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहा है, तो यहाँ एक महिलाओं के लिए विंडो क्यों नहीं बनाई जा रही? क्या दिक्कत आ रही है इनको? बनानी चाहिए। महिलाएं भी वहीं हैं, पुरुष भी वहीं हैं, और कोई जो अपना मेडिकल के सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं उसके लिए अलग होना चाहिए विंडो, वो सब एक जगह मिक्स कर रखे हैं। भाई, मोदी धामी सरकार तो बढ़िया काम कर ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आए नहीं उत्तराखंड में जो धामी जी काम कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जो काम चोर हो रहे हैं, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो समय पे काम नहीं करना चाहते, तो उनको वो सस्पेंड करेंगे। वो आके कभी भी औचक निरीक्षण कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अधिकारियों की अफसरशाही से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना है। अधिकारी खाली एसीओ की हवा खाने तक ही सीमित है, ना किसी से ये बात करना चाहते हैं, ना कोई जवाब देना चाहते, क्योंकि अनियमितताएं हॉस्पिटल में इतनी है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आते हैं। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए, हल्द्वानी। भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते दिन सहारनपुर रोड देहरादून स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के प्रति जागरूक किया गया। बीआईएस वैज्ञानिक श्याम कुमार ने प्रस्तुतिकरण दिया है और इस कार्यक्रम में 200 से अधिक ज्वेलर्स ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग को लेकर मन में कोई भी संशय है तो ऐसे कार्यक्रम उनके असमंजस दूर करेंगे। वहीं बीआईएस देहरादून शाखा के प्रमुख एवं निदेशक सौरभ तिवारी ने भारत में हॉलमार्किंग योजनाओं की उत्पत्ति, हॉलमार्किंग विनियम 2018 के प्रावधान और फायदे भी गिनाए। देखिए, आप जानते हैं सरकार लगातार बीच बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम करती है जिसमें लोगों का संवाद करके कुछ भ्रांतियां उसको दूर करने का काम हो। भारतीय मानक ब्यूरो जो हॉलमार्क लगाने के बारे में आप जानते हैं उसके लिए काम करती है, और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं। लेकिन एक विश्वास जगाने के लिए हमारे, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे ज्वेलर्स पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन हॉलमार्क लगे, जनता को एक विश्वास जगे, उसके लिए एक वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से वर्कशॉप की गई और हमारे तमाम ज्वेलर्स साथी यहाँ पे मौजूद रहे पूरे जिले के, जिसमें हमारा देहरादून है, विकास नगर है, मसूरी है, डोईवाला है, ऋषिकेश है, तमाम ज्वेलर्स यहाँ उपस्थित है।
उन्होंने अपने कुछ जिज्ञासाएं रखी, कुछ अपनी अपेक्षाएं रखी, कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और जो हमारे मानक ब्यूरो के निदेशक मिस्टर तिवारी यहाँ पे थे, उन्होंने उसको समझा भी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन विषयों को समझते हुए इस वर्कशॉप से जो मंथन निकल के आएगा उससे समाधान होगा। देखिए, जो हॉलमार्किंग स्कीम है जो भारतीय मानक ब्यूरो देशव्यापी स्तर पर चला रहा है, प्रदेश में भी हमारे जो ज्वेलर्स हैं उनके कुछ समस्याएं हैं, कुछ उनके संदेह हैं इस मार्किंग को लेकर। तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो हमारे हितधारक हैं, और जहां तक हम हॉलमार्किंग की बात करें तो जितने भी स्वर्ण आभूषणों के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको एक मंच पे बुलाएं, उनकी आवाज सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उसका जो भी निदान किया जा सकता है वो हम करें। नगर निगम परिसर ऋषिकेश में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नगर निगम के कर्मचारियों और उनके परिजनों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नगर निगम कार्मिकों के परिजनों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, आधार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि तैयार किए जाएंगे। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने आए थे, वरना बहुत दिक्कत होती है कि अगर जैसे कहीं जगह पे जाते हैं पहले तो पता ही नहीं होता है, लेकिन नगर निगम में ये जो कैंप लगा है, बहुउद्देशीय कैंप लगा है जिसमें बच्चों का आधार कार्ड इजीली बन जा रहा है, तो काफ़ी सुविधा हो रही है इससे। नगर निगम ऋषिकेश में आज एक शिविर आयोजित किया है और यह शिविर स्पेशली जो हमारे सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र, उनको समर्पित है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी ये प्रावधान है कि हम अपने जो सफाई कार्मिक हैं और जो अन्य कार्मिक हमारे स्टाफ के हैं, क्योंकि नगर निगम का काम बहुत जटिल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, रोज़ इतनी बड़ी शहर की सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत वो ज़रूरी हो जाता है कि इनके कल्याण के कार्यक्रम किए जाएं। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने जो ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा है उसके अंदर बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे स्थायी निवास होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, हैसियत प्रमाण पत्र होता है, EWS होता है, आपका जो है हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड का है। ये सारे प्रमाण पत्र हमारे स्टाफ का, क्योंकि सफाई कर्मी दिन रात अपने सफाई में लगे रहते हैं, कुछ शिक्षा का भी अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, तो उनको जानकारी नहीं होती। नैनीताल की नैनी झील में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाव चालकों को सुबह नैनी झील में पाशार देवी मंदिर के पास शव उतराता हुआ मिला, जिसकी सूचना नाव चालकों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाव की मदद से शव को बाहर निकाला है। शव की शिनाख्त 74 वर्षीय देवकी नंदन पंत के रूप में हुई है। मृतक हल्द्वानी के छड़ियाल सुयाल का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव के पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल तो मैं इसे कहा था नहीं जा रहा हूँ छुट्टी करके। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सविन बंसल ने पिछले दिनों ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उनकी बातचीत की और उन्होंने सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, एनोनिमस जाने का पर्पस ये था कि जो आम जनमानस वहाँ पे सर्विस एक्सेस कर रहा है उसको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस सुविधाओं से वो संतृप्त हैं और वहाँ पे स्टाफ की पेशेंट्स को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सफाई व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था कैसी है, दवाइयाँ बाहर से तो नहीं लिखी जा रही हैं। तो ये ऑनरेबल CM का और हमारी गवर्नमेंट का एक संकल्प है कि जो सोशल सेक्टर सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, इसमें जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो और किसी भी तरह से जहाँ पे मास लेवल पे हम सर्व करते हैं पब्लिक को, उसमें सीमलेस डिलीवरी हो हमारे फंड्स की, हमारे कार्यक्रमों की और हमारी इन्वेस्टमेंट की।
तो उसमें कुछ जो डेफिशिएंसीज पाई गई, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने निर्देशित किया है सीएमओ और सीएमएस को कि वो दुरुस्त हो जाएं हमारे अगले इंस्पेक्शन तक। खबर देहरादून से है, जहां पर 6 और 7 सितंबर को जनपद के अनौल में जौनसा क्षेत्र का प्रसिद्ध जुआगड़ा मेला आयोजित होने वाला है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। वही जो इस जागरा मेला को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाँ, देखिए, इसमें जो हनोल में मेला आयोजित होने वाला है उसको लेकर हमारे द्वारा समीक्षा की गई है और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस मुख्यालय से जनपद पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा क्रेन भी वहाँ दी गई है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लैग्स की व्यवस्था की है ताकि लोगों को पार्किंग का पता रहे, सड़कों पर वाहन ना लगाएं। इस तरह की समस्त व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई हैं और पूरा होमवर्क किया गया है ताकि ये मेला सकुशल संपन्न हो सके। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना के पहले चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उन्हें दूसरी जगह स्थापित करने का काम शुरू होगा। उन्होंने जो इनिशियल फेज है काम का, उसके लिए इक्विपमेंट और मैन पावर में हमारा और रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है। काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गाँव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिज़िकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं। किच्छा में उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिज़िकल की बात करते हैं तो सितंबर 15 के आसपास से जो एजेंसी है वो काम करना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले एक रोड बनाई जाएगी, वहाँ तक का पहुँच मार्ग है। पहुँच मार्ग जाने के लिए उसमें जो कुछ पेड़ों का कटान होना है उनको वन निगम को एग्जीक्यूट करना है, वो काम शुरू किया जाएगा। एक्सप्लोजिव्स की परमिशन है जो भी पेंडिंग है, कुछ फॉरेस्ट के लेवल पे, कुछ डीएम्स के लेवल पे, इसको करवाया जाना है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो लाजिम होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले चलते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और सरारी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा, वह यहाँ पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहाँ पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरारी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन।
और साथ साथ हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो, विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है। और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं। जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा, उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे, आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 100 यानी 10 रुपये अगर ब्याज है, तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये भी ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी, जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और इसीलिए 635 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित की जा रही हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने जा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती है। आज भारत दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की भी तो भूमिका होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। और आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार 7 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो हम 7 से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए हमें कार्य करना है। आज इसका आह्वान करने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में शिक्षकों के लंबित प्रकरणों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। बैठक में मंत्री ने 2 दिन में के भीतर शिक्षकों की उचित मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के प्रावधानों में परिवर्तन करने, सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति, CRP, BRP के रिक्त पदों को भरने, जीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों सहित अन्य विधियों पर चर्चा की है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के दूर क्षेत्रों तक
दूरस्थ क्षेत्रों तक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कोई कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टर और 1000 ANM की भर्ती की जा चुकी है। आप देख रहे होंगे कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 ANM की भर्ती हम लोग कर चुके हैं। फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न रहे। डोईवाला के दुधली क्षेत्र को और PM अचल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज को पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद ने एक शानदार बहुउद्देशीय हॉल की सौगात से नवाजा। तो क्षेत्र के लोग और कॉलेज के छात्र छात्राओं में खुशी जताते हुए सांसद और शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। दुधली इंटर कॉलेज में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय सभागार बना है। मैं अपने सांसद जी का, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से किसी भी विद्यालय में अच्छा विद्यालय भवन होना, अच्छा प्रधानाचार्य होना एक सम्मान का विषय होता है। और इसी तरह से एक यहाँ पर बहुउद्देशीय ये सभागार, जिसमें सभा तो हो ही सकती है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, साथ में यहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं और गांव के लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं। साथ में जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनकी गतिविधियाँ हो सकती हैं। महिलाएं आज तमाम तरह के काम करती हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर बना है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको और सबका। नैनीताल के पॉलिटेक्निक पिटारिया क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की दमक से लोग खौफ में हैं और गुलदार की दहशत से शाम होते ही स्थानीय लोग अपने परिवार के साथ खुद को घरों में कैद कर लेते हैं। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र के निवर्तमान सभासद भगवत रावत ने नैनीताल के प्रभागी वन अधिकारी को अवगत कराते हुए गुलदार को पकड़ने की मांग की थी, जिसके बाद नैनीताल के रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त कर गुलदार की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। पिछले 15 तारीख से इसने बहुत परेशान कर रहा था। महिलाएं बाहर निकलना दूभर हो गया था, बच्चों को जो है घर के अंदर रहना पड़ रहा था और महिलाओं के बीच में से ये जानवर जो है मुर्गियों को उठा के ले जा रहा था। तो हमने पहले लेटर आरओ साहब को दिया। आरओ साहब के थ्रू रेंजर फॉरेस्टर साहब के पास हम लेटर देने गए तो डीओपो साहब के पास, डीओपो साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं तुरंत इस लेटर को देहरादून भेजता हूँ, क्योंकि WHO से इनका वो होता है, उसके द्वारा इन्होंने डीओपो साहब ने तत्परता दिखाई और लेटर देहरादून भेजा। और ये तीसरा दिन है, यहाँ जो है पिंजरा लगा दिया गया, जिसमें ये मुर्गी लगाते ही बकरी की तो लगाने की बात दूर की रही, मुर्गी लगाई थी कि तो उसके 10 मिनट बाद ये गुलदार इसमें फंस गया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।